Hello dear students, welcome to another lecture of strength of materials। बेटा हमने एक्सेली लोडेड मेंबर्स में जितने भी पॉसिबल टॉपिक्स थे, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे, वो सारे कर लिए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था विच वॉज थर्मल स्ट्रेसेस, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया था और मैंने आपको बोला था कि एक लेक्चर जो है मैं इसके ऊपर आप लोगों को देने वाला हूं। उस लेक्चर के खत्म होने के बाद ही आप इसकी डीपीपी अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि डीपीपी में जो थर्मल स्ट्रेस के क्वेश्चंस हैं वो तभी बनेंगे जब आप ये पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे। ओके, तो ये लेक्चर आप लोगों को देखने के बाद डीपीपी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ओके, तो इस लेक्चर में हम करने क्या वाले हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि थर्मल स्ट्रेसेस क्या होते हैं और कुछ बेसिक कंडीशन में हम थर्मल स्ट्रेस की इक्वेशन भी डिराइव कर चुके हैं। लेकिन अगर उन कंडीशन से हटके कोई कंडीशन होती है तो थर्मल स्ट्रेसेस कैसे कैलकुलेट करना है, हमें यह देखना है। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में यह देखा था कि अगर एक बार फ्री हो सारी डायरेक्शन में और उसके बाद मैं टेम्परेचर को चेंज करूं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं, तो तीनों डायरेक्शन में मुझे स्ट्रेन जरूर मिलता है, एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड। तीनों डायरेक्शन का स्ट्रेन क्या होता है, अल्फा डेल्टा टी। आपको शायद ये इक्वेशन याद होगी, इट इज अल्फा डेल्टा टी, राइट। जैसे मान लीजिए लेंथ की अगर मैं बात करूं, अगर मैं एल लेंथ ले रहा हूं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद उसकी लेंथ हो जाएगी एल अल्फा डेल्टा टी, है ना। तो डेल्टा एल विल बी इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी एंड डिवाइडेड बाय एल विल गिव यू अल्फा डेल्टा टी। वैसे ही वाई जेड तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन आपको यही मिलता है, लेकिन तीनों में से किसी भी डायरेक्शन में कोई फोर्स डेवलप नहीं होता, तो तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस जीरो मिलता है ना। तो अगर एक बार हर डायरेक्शन में फ्री है एक्सपांड या कंप्रेस होने के लिए और आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो आपको स्ट्रेन तो मिलेगा, स्ट्रेस जीरो मिलेगा। द रीजन बीइंग स्ट्रेस तभी आएगा जब फोर्स डेवलप होगा और फोर्स तभी आएगा जब आप इसको सपोर्ट दोगे, जब आप इसके डिफॉर्मेशन को कंस्ट्रेन करोगे। अगर मैं इसको फिक्स करूं किसी भी डायरेक्शन में तो उस डायरेक्शन में सपोर्ट्स की वजह से एक रिएक्शन आएगा, एक फोर्स आएगा और उससे स्ट्रेस आएगा। और हमने यह भी डिस्कस किया था कि अगर स्ट्रेस जीरो है और स्ट्रेन नॉन जीरो है तो क्या हुक्स लॉ नहीं लगेगा, तो हुक्स लॉ लगेगा, लेकिन वो मैकेनिकल स्ट्रेन पे लगेगा। मैंने आपको बताया था कि जो टोटल स्ट्रेन होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है थर्मल स्ट्रेन और एक होता है मैकेनिकल स्ट्रेन, है ना। और मैकेनिकल और थर्मल स्ट्रेन में डिफरेंस क्या है, थर्मल स्ट्रेन आता है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर और मैकेनिकल स्ट्रेन आता है ड्यू टू फोर्स। तो हुक्स लॉ जो है वो किसके साथ एप्लीकेबल है बेटा, इसके साथ एप्लीकेबल है ना। हुक्स लॉ क्या बोलता है, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, लेकिन कौन सा एप्सिलॉन, मैकेनिकल वाला एप्सिलॉन। तो यहां मैकेनिकल स्ट्रेन जीरो है, स्ट्रेस भी जीरो है, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। थर्मल स्ट्रेन जीरो नहीं है ना। तो ये डिस्कशन हम कर चुके हैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में। फिर हमने ये भी देखा कि अगर बार जो है किसी एक डायरेक्शन में फिक्स है तो उस डायरेक्शन में अगर मैं मान लीजिए टेम्परेचर को चेंज कर देता हूं, लेट्स से मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं, तो उस डायरेक्शन में आपको थर्मल स्ट्रेस मिलेगा। अब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस मिलेगा। मान लीजिए ये एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, तो आपको यहां सिग्मा का क्या वैल्यू मिल जाएगा, सिग्मा विल बी इक्वल्स टू ई अल्फा डेल्टा टी। कैसे डिराइव किया था ये हमने, याद होगा आपको, हमने पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था, फिर इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाई थी, फिर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगाई थी, वहां से वी डिराइव दिस इक्वेशन। तो इफ द बार इज फिक्स्ड इन वन डायरेक्शन सिग्मा विल बी इक्वल टू ई अल्फा डेल्टा टी। अगर बार दो डायरेक्शन में फिक्स हो, मतलब मान लो एक्स में भी फिक्स है और वाई में भी फिक्स है, तो दोनों डायरेक्शन में स्ट्रेस की वैल्यू आपको सेम ही मिलती है। इसके पीछे का भी हमने कॉन्सेप्ट देखा था, राइट। दोनों डायरेक्शन में स्ट्रेन बराबर है तो दोनों डायरेक्शन में स्ट्रेस भी बराबर है, और ये जो स्ट्रेस आएगा दिस विल बी हाउ मच,
ई अल्फा डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस न्यू, राइट। और अगर मैं तीनों डायरेक्शन में उसको फिक्स कर दूं और फिर टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस आएगा और आपको तीनों डायरेक्शन में बराबर स्ट्रेस मिलेगा। अगेन लॉजिक वही है, तीनों डायरेक्शन का स्ट्रेन बराबर तो तीनों डायरेक्शन का स्ट्रेस भी बराबर, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ई अल्फा डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस 2 न्यू। तो मैंने आपको बताया था कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। इन स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर सवाल आता है तो आपको फिर वापस से पूरा का पूरा इक्वेशन डिराइव करने की जरूरत नहीं है, आपको कंपैटिबिलिटी इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, ई अल्फा डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस न्यू, ई अल्फा डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस 2 न्यू। लेकिन ये जो फॉर्मूले हैं ये कब वैलिड है, जब आपका बार प्रिज्मेटिक हो यानी एरिया कांस्टेंट हो, जब ये कंप्लीटली फिक्स्ड हो, पार्शियली फिक्स्ड ना हो, जब इसका मटेरियल जो है वो सेम हो, होमोजीनस हो, और कोई दूसरा फोर्स बीच में ना लग रहा हो। ये सारी कंडीशन अगर फुलफिल होंगी तो ये फॉर्मूले लग सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको ऐसी कंडीशन दी हुई है, यहां आप देखिए पहला जो डायग्राम मैंने बनाया है इसमें बार जो है वो पार्शियली फिक्स है, इस एंड पे तो फिक्स है लेकिन यहां एक गैप है। ऐसा सवाल काफी बार आता है। तो यहां मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं, नहीं लगा सकता। यहां देखिए टेपर्ड बार दिया हुआ है, टेपर्ड बार यानी कि एरिया चेंज हो रहा है, यहां डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, नहीं लगेगा। यहां देखिए स्टेप्ड बार है, ठीक है, ये एक बार हो गया, ये दूसरा बार हो गया, यहां फॉर्मूला लगेगा, नहीं लगेगा। यहां देखिए क्या हो रहा है, अतरंगी सवाल है, बार के साथ एक स्प्रिंग जोड़ दिया है, यहां फॉर्मूला लगेगा, नहीं लगेगा। तो ऐसे अगर क्वेश्चंस दिए हैं तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था थर्मल स्ट्रेसेस के प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट होते हैं। आपने डिफॉर्मेशन को कंस्ट्रेन कर दिया तो प्रॉब्लम स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बन गया। स्टैटिकल इनडिटर्मिनेसी आती ही इसलिए है क्योंकि हम बॉडी को डिफॉर्म होने से रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, किसी ना किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन होता है। जैसे यहां पे भी रिस्ट्रिक्शन है ही कि ये इतना ही डिफॉर्म हो सकता है, इससे ज्यादा डिफॉर्म हो ही नहीं सकता, ये एक रिस्ट्रिक्शन है ना। तो आपने किसी ना किसी तरीके से बॉडी के डिफॉर्मेशन को अगर रिस्ट्रिक्ट किया है तो वो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बन जाता है। और जितने भी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम हैं उनको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था सेम अप्रोच यूज कीजिए। देखिए आप जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि प्रॉब्लम्स को किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक के प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व करने तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक जनरल अप्रोच बनाइए। जैसे आप मान लीजिए थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ रहे हो, थर्मोडायनेमिक्स में आपने वर्क इंटरेक्शन या हीट इंटरेक्शन का क्वेश्चन बनाया, तो आप एक पैटर्न देखिए कि वर्क इंटरेक्शन के ऊपर जब भी कोई सवाल आता है ना उसको इस तरीके से बनाना है। एक पैटर्न बना लीजिए कि पहले ये करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं, और सारे सवालों को उसी अप्रोच से बनाइए। जब आप एक ही अप्रोच पूरे टॉपिक के लिए यूज करेंगे तो आपसे हर क्वेश्चन बनेगा। हो सकता है कोई क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी बने, उसको बनाने के लिए बाकी के लोग शॉर्ट ट्रिक लगा रहे हैं, शॉर्टकट लगा रहे हैं, लेकिन आप एक सिंगल अप्रोच लगा रहे हो। लेकिन मैं आपको बता दूं ये शॉर्टकट्स जो है ना ये लॉन्ग कट हो जाते हैं। क्यों होते हैं बताता हूं मैं आपको। अगर आप उस टाइम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बनाने के लिए कोई शॉर्टकट लगाओगे आपको बड़ा मजा आएगा, खुश हो जाओगे, अब अरे वाह यार 2 लाइन में आंसर आ गया। बट प्रॉब्लम ये होती है ना कि ऐसे न जाने कितने शॉर्टकट्स मिलेंगे आपको। भाई आप एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक थोड़ी पढ़ रहे हो, आप 10 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 10 सब्जेक्ट में पता नहीं कितने टॉपिक्स पढ़ रहे हो, और उसमें अगर आप शॉर्टकट्स देखोगे तो पता नहीं कितने शॉर्टकट्स हो जाएंगे। ये सारे शॉर्टकट्स याद कौन रखेगा। और मैंने आपको यह भी बताया था कि शॉर्टकट जो है ना उसके एक्सेप्शंस होते हैं, शॉर्टकट हर केस में नहीं लगता है, और एग्जाम में इसकी बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो आपको ऐसे क्वेश्चंस देंगे जो एक्सेप्शंस हो, जिनमें शॉर्टकट ना लगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे ना शॉर्टकट रट्टा मार के सीधे अप्लाई कर देते हैं। तो वो ऐसा क्वेश्चन देंगे ना जिसमें शॉर्टकट ना लगे, आप वहां फंस जाओगे, टाइम बचाने के चक्कर में गलत सवाल बना के आओगे। तो इसीलिए शॉर्टकट्स के भरोसे मत रहो। बेटर यही है कि आप एक सिंगल अप्रोच ढूंढो और सारे क्वेश्चन को उसी अप्रोच से बनाओ, ताकि आपको कभी भी कोई भी सवाल आए, कितना ही घुमा के सवाल आए, अगर आप वो अप्रोच फॉलो करोगे ना आपसे सवाल बनना ही तय है।
तो वैसे ही यहां पर भी हमारा अप्रोच क्या रहेगा, जैसे ही कोई स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम दिखा, आपको आगे के चैप्टर्स में भी दिखेंगे बहुत सारे स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम, सबको डील करने का एक ही अप्रोच। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, फिर आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा दीजिए, और उसके बाद कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगा दीजिए। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन अलग अलग केसेस में अलग अलग होगी, वो आपको सवाल देख के समझ में आ जाएगी। तो हम क्या करने वाले हैं, ये सारे सवाल उसी अप्रोच से सॉल्व करेंगे। पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फिर इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे, फिर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं थर्मल स्ट्रेसेस के सब देखते हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने क्लास में नहीं कराए हैं, लेकिन उसको मैंने डीपीपी में दिया है, और डीपीपी में मैं आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस दे रहा हूं। लगभग 20 क्वेश्चन मैंने दिए हैं दूसरी डीपीपी में। पहली डीपीपी में 10 क्वेश्चन, फिर दूसरी डीपीपी में 20 क्वेश्चन, मतलब एक्सेली लोडेड मेंबर्स में 30 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। इमेजिन, कुछ लोग बोल रहे हैं वर्कबुक नहीं मिल रही, वर्कबुक नहीं मिल रही। अरे भाई, वर्कबुक की क्या जरूरत है, क्लास में इतने क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद आपको डीपीपी में इतने क्वेश्चंस मिल रहे हैं। वर्कबुक पे काम चल रहा है, ठीक है, तो इस बात को लेके धीरज रखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। वर्कबुक पे काम चल रहा है, अभी पीवाईक्यूज पे काम चल रहा है, आपको पीवाईक्यूज मिलने लगे हैं, पीवाईक्यूज के वीडियो सॉल्यूशंस, उसके टेक्स्ट सॉल्यूशन सब मिल रहे हैं। वैसे ही वर्कबुक भी मिलेगी आप लोगों को, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन मैं इतना बता दूं दोस्त, आज की डेट में गेट में जैसा पैटर्न चल रहा है ना, जिन्होंने 50 मार्क्स भी लाए थे भाई, उन तक को आईआईटी मिलने वाला है। इस साल जो 50 मार्क्स लाए उनको भी आईआईटी मिलने वाला है। और 50 मार्क्स अगर मैकेनिकल में आपको लाना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस क्लास के सारे प्रॉब्लम्स कर लेने हैं, डीपीपी के सारे प्रॉब्लम्स कर लेने हैं, पीवाईक्यू सारे कर लेने हैं, और वीकली टेस्ट को बहुत सीरियसली देना है। बेटा, अब से हम वीकली टेस्ट को मॉनिटर कर रहे हैं। जो भी बच्चे वीकली टेस्ट में कंसिस्टेंट रहेंगे, कंसिस्टेंट रहने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको सारे वीकली टेस्ट में टॉप करना है, बस आप लगे रहिए, आप इंप्रूवमेंट दिखाइए और सारे वीकली टेस्ट दीजिए, प्रेजेंट रहिए। ये नहीं कि इस बार दिया, अगली बार नहीं दिया, फिर दिया, ऐसा नहीं। तो सारे वीकली टेस्ट में जो कंसिस्टेंट रहेगा, जिसका हमको हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी दिखेगी, उन सारे बच्चों को हम पर्सनली मॉनिटर करेंगे, उनकी प्रोग्रेस मॉनिटर करेंगे, और उन सबको हम पर्सनली मेंटोर करेंगे। जितने भी पीडब्ल्यू के जितने भी टीचर्स हैं, वो सब आपको पर्सनली मेंटोर करेंगे। लेकिन उसको, उस मेंटोरशिप को पाने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि आप डिजर्व करते हो। ठीक है, तो वीकली टेस्ट को बहुत सीरियसली दीजिएगा। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। एक एक करके सारे टाइप के क्वेश्चन हम बनाएंगे। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है ये, इसमें क्या हो रहा है, दो अलग अलग बार्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, दोनों एंड पे फिक्स हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में फिक्स हैं, लेकिन दो अलग अलग बार्स हैं। चलिए देखते हैं। द कंपोजिट बार शोन इन फिगर, कंपोजिट बोलने का मतलब होता है अलग अलग मटेरियल का बना हुआ। ओके, इज रिजिडली फिक्स्ड एट द एंड्स ए एंड बी। इसको ए बोला गया है और इसको बी बोला गया है। ठीक है, determine the stresses developed in steel and aluminum when the temperature is raised by 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यंग्स मॉड्यूलस और अल्फा आपको दोनों का दिया है। ठीक है, अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं आपको यहां पर, जिसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा होता है उसका अल्फा कम होता है, और जिसका यंग्स मॉड्यूलस कम होता है उसका अल्फा ज्यादा होता है। हालांकि ये कोई रूल नहीं है, ये बस मेरा ऑब्जर्वेशन है कि स्टील का यंग्स मॉड्यूलस एल्यूमिनियम से ज्यादा है, लेकिन एल्यूमिनियम का अल्फा स्टील से ज्यादा है ना। अच्छा, यहां पर ये ऐसा होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस सवाल को कैसे बनाना है। अब आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, अपना अप्रोच वही रहेगा। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो एल्यूमिनियम भी एक्सपांड होने की कोशिश करेगा, स्टील भी एक्सपांड होने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये दोनों एक्सपांड होंगे, ये लेफ्ट साइड जाने की कोशिश करेगा, मतलब ये सपोर्ट पे लेफ्ट साइड फोर्स लगाएगा, तो बदले में सपोर्ट इसके ऊपर राइट साइड फोर्स लगाएगा। सिमिलरली ये राइट साइड जाने की कोशिश करेगा, तो ये सपोर्ट पे राइट साइड फोर्स लगाएगा, बदले में सपोर्ट इसके ऊपर लेफ्ट साइड फोर्स लगाएगा। अब यहां पे कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर बीच में भी तो फोर्स आएगा। ध्यान से देखिए बेटा, इस पॉइंट पे
एल्यूमिनियम स्टील पे जितना फोर्स लगाएगा, स्टील एल्यूमिनियम पे उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, तो दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट कैंसल हो जाएंगे। तो इस पॉइंट पे आपको फोर्स दिखाने की जरूरत अभी नहीं है। अगर आप एल्यूमिनियम और स्टील को अलग अलग ड्रॉ करोगे तब आप इस पॉइंट का फोर्स दिखाओगे, बट अभी आप दोनों को साथ में ड्रॉ कर रहे हो ना, तो अभी आपको वो फोर्स शो करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो सी पॉइंट है इसका फोर्स अभी हमें शो करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास दो ही फोर्सेस हैं, तो ये बन गया क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। अब यहां इक्विलिब्रियम इक्वेशन, सेकंड अपना स्टेप वही है ना, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन मस्ट बी 0। अब भाई यहां दो ही फोर्स दिख रहे हैं, एक तो ये एक तो ये, तो अगर मैं इस फोर्स को P ले लेता हूं तो ये फोर्स भी P हो जाएगा। अगर बीच में कोई फोर्स रहा ना तो फिर ये चीज नहीं होगी, फिर यहां का रिएक्शन अलग आएगा, इसको फिर आप RA बोल देना और इसको फिर RB बोल देना। लेकिन अभी बीच में कोई फोर्स नहीं है तो ये भी P और ये भी P। तो दो स्टेप हो गए, FBD बना लिया, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा दी। अब P निकालना है, तो तीसरा स्टेप क्या है बेटा, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है बेटा। अब कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, तो टोटल चेंज इन लेंथ विल बी इक्वल टू 0। पूरा कंप्लीट टोटल चेंज इन लेंथ 0 होगा। अब ये जो टोटल चेंज इन लेंथ होगा इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, डेल्टा एल थर्मल प्लस डेल्टा एल मैकेनिकल इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब मैं डेल्टा एल थर्मल निकालता हूं, डेल्टा एल थर्मल होता है अल्फा डेल्टा टी। अगर सिर्फ एरिया चेंज हो रहा होता तो आपको इन दोनों को अलग अलग कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़ती जब आप डेल्टा एल थर्मल निकाल रहे हो। मान लीजिए ये भी एल्यूमिनियम है और ये भी एल्यूमिनियम है, सिर्फ एरिया चेंज हो रहा है, तो उस केस में आप इस पूरे बार को एक सिंगल बार मान के डेल्टा एल थर्मल निकाल सकते हो, क्योंकि डेल्टा एल थर्मल होता है अल्फा डेल्टा टी, उसमें एरिया नहीं आता। तो अगर अल्फा सेम है, इसका अल्फा भी सेम है, इसका अल्फा भी सेम है, तो आप इसको एक सिंगल बॉडी मान लो, ए से लेके बी तक एक सिंगल बॉडी मान लो। कब, जब आप डेल्टा एल थर्मल निकाल रहे हो। लेकिन अभी वो नहीं कर सकते क्योंकि अभी अल्फा दोनों का अलग अलग है, इसका अल्फा अलग है, इसका अल्फा अलग है। तो आपको यहां डेल्टा एल थर्मल में एल्यूमिनियम और स्टील दोनों का अलग अलग डेल्टा एल थर्मल लेना पड़ेगा। अब दोनों एक्सपांड होंगे ना, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो दोनों एक्सपांड होंगे, तो दोनों का डेल्टा एल थर्मल जो है वो पॉजिटिव रहेगा। ये हो गया दोनों का डेल्टा एल थर्मल। अब डेल्टा एल मैकेनिकल, अब डेल्टा एल मैकेनिकल में एरिया और यंग्स मॉड्यूलस दोनों आएगा, पीएल बाय ए। दोनों का एरिया भी अलग है, यंग्स मॉड्यूलस भी अलग है, तो दोनों को अलग लेना ही पड़ेगा डेल्टा एल मैकेनिकल में। अब देखिए दोनों में डेल्टा एल मैकेनिकल नेगेटिव आएगा, कंप्रेसिव आएगा ना, ये भी कंप्रेस हो रहा है फोर्स की वजह से, ये भी कंप्रेस हो रहा है। तो भाई ये माइनस साइन पहले ही लगा देता हूं मैं बाहर, ये हो जाएगा पीएल बाय ए ऑफ एल्यूमिनियम एंड पीएल बाय ए ऑफ स्टील। बस एक ही सिंगल अप्रोच से हम पूरा सवाल बनाने वाले हैं, एक ही सिंगल अप्रोच। क्लियर है क्या ये चीज? चलिए अब यहां वैल्यूज रख दीजिए। अब इस पूरी इक्वेशन में ना आपको सिर्फ एक ही अननोन मिल रहा है P, बाकी सब दिया हुआ है, बस P अननोन है। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन लिखते हैं। तो यहां आपको एल्यूमिनियम का लेंथ कितना दिया है, 1.5 मीटर, तो इसको मैं कर दूंगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3। एल्यूमिनियम का अल्फा दिया है 18 इंटू 10 टू द पावर -6। डेल्टा टी कितना है, 20 डिग्री। ठीक है, देन स्टील के लिए लेंथ हो गई 3 मीटर, 3 इंटू 10 टू द पावर 3। अल्फा हो गया इसका 12 इंटू 10 टू द पावर -6। डेल्टा टी हो गया 20। अब ये इस चीज को मैं ना राइट साइड लेकर चला जाता हूं। ओके, अब यहां P जो है वो कॉमन है तो बाहर निकल जाएगा, दोनों के लिए P सेम है ना,
इंटरनल फोर्स एल्यूमिनियम में भी P आएगा और स्टील में भी P ही आएगा, है ना। तो दोनों के लिए फोर्स बराबर रहेगा, P बाहर ले लिया मैंने। लेंथ हो गई एल्यूमिनियम की 1.5 इंटू 10⁻³ एरिया एल्यूमिनियम का 600 mm², यंग्स मॉड्यूलस एल्यूमिनियम का 70 गीगापास्कल। देन स्टील के लिए लेंथ हो गई 3 मीटर, एरिया इसका हो गया 400 mm² और यंग्स मॉड्यूलस कितना दिया है 200 गीगापास्कल। तो हमने यहां वैल्यू रख दी। अब इस पूरी इक्वेशन में बस एक अननोन है बेटा, P सॉल्व कीजिए और P की वैल्यू निकाल लीजिए। मेरा कैलकुलेशन ना बहुत गड़बड़ है दोस्त, और आज तो आप लोग हो भी नहीं मेरे सामने कि आप मेरे को करेक्ट कर दो। तो अगर मुझसे किसी सवाल के कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाए तो मुझे माफ करना। ओम साई राम। तो यहां P की वैल्यू आ रही है 17209.75। P इज इक्वल टू 17209.75 न्यूटन। तो हमने ना P कैलकुलेट कर लिया है, यानी कि स्टील और एल्यूमिनियम दोनों का इंटरनल फोर्स निकल गया है। हमें निकालना क्या है, हमें स्ट्रेस निकालना है। तो भाई हमें दोनों का फोर्स मिल गया तो फिर स्ट्रेस आराम से निकल जाएगा ना, P बाय एरिया करके। तो ये है 17209.75 डिवाइडेड बाय स्टील का एरिया कितना है 400 mm² है, और एल्यूमिनियम में भी फोर्स तो सेम ही लग रहा है, एरिया अलग है उसका। तो 17029.75 डिवाइडेड बाय 600। तो बस दोनों का स्ट्रेस निकाल लेते हैं दोस्त। तो 17029.75 डिवाइडेड बाय 400 ये आ रहा है 42.57 मेगापास्कल। और अगर मैं इसको 600 से डिवाइड कर दूं तो ये आ रहा है 28.38 मेगापास्कल। ओके, और दोनों ही स्ट्रेसेस क्या होंगे, टेंसाइल सॉरी कंप्रेसिव होंगे, है ना। दोनों स्ट्रेसेस कंप्रेसिव होंगे। सो दीज आर द करेक्ट आंसर्स, 42.57 मेगापास्कल एंड 28.68 मेगापास्कल। सॉरी 38 आ रहा है कि 68 आ रहा है, 38 आ रहा है, 28.38 मेगापास्कल। ओके, सो दीज आर द स्ट्रेसेस इन स्टील एंड एल्यूमिनियम। ओके, चलिए, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे बनाना है ये क्लियर है। अगर मान लीजिए आपको दो अलग अलग बार्स दिए हुए हैं इस तरीके से, तो दोनों का डेल एल थर्मल और डेल एल मैकेनिकल अलग अलग ले लेना, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि इससे मिलता जुलता सवाल इस बार गेट में आया था। A bar ACB having two different solid circular cross sections is held between rigid supports as shown in figure. Diameter in left and right hand parts are 50 mm and 75 mm. Corresponding lengths दी हुई है। Young's modulus 6 gigapascal है और अल्फा 100 into 10⁻⁻6 है। मतलब इन दोनों का मटीरियल सेम है। The bar is subjected to uniform temperature increase of 30 degree centigrade. Find the displacement of point C. बहुत बढ़िया सवाल है, इससे रिलेटेड सवाल गेट 2023 में आ चुका है। क्या करना है ध्यान से देखिएगा। पॉइंट सी का डिस्प्लेसमेंट मतलब पॉइंट सी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना मूव कर रहा है। अब आप बोलोगे कि सर बार तो फिक्स है, तो पॉइंट सी कैसे मूव करेगा, पागल हो क्या। तो मेरे भाई बार फिक्स है मतलब ए और बी मूव नहीं कर सकते, लेकिन सी तो मूव करेगा ना। देखो होगा क्या, चूंकि ए और बी फिक्स है तो ए से लेके बी तक का टोटल चेंज इन लेंथ 0 होगा।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि AC और BC का चेंज इन लेंथ 0 होगा। AC और BC का चेंज इन लेंथ इक्वल एंड अपोजिट होगा। एक एग्जांपल के लिए, अगर AC 2 mm एक्सपांड हो रहा है तो BC 2 mm कंप्रेस होगा। अगर AC 5 mm कंप्रेस हो रहा है तो BC 5 mm एक्सपांड होगा। तो इस तरीके से C जो है अपनी पोजीशन से मूव करेगा। वो राइट भी जा सकता है, लेफ्ट भी जा सकता है। इस बार गेट में जो सवाल आया था उसमें यही पूछा गया था कि C जो है वो राइट मूव करेगा या लेफ्ट मूव करेगा। अब वो किस पे डिपेंड करेगा? वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि AC एक्सपांड होगा या BC एक्सपांड होगा। अगर AC एक्सपांड होगा तो C राइट साइड जाएगा, और अगर BC एक्सपांड होगा तो C लेफ्ट साइड जाएगा। बस, तो बस आपको यह देखना रहता है कि कौन एक्सपांड करेगा। अब ध्यान से देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हमें यहां रिएक्शंस निकालने पड़ेंगे। बिना रिएक्शन निकाले हम यहां डिस्प्लेसमेंट निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो हम पहले रिएक्शंस कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज किया जा रहा है ना, यस, तो जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहां से एक फोर्स आएगा और यहां से एक फोर्स आएगा। लेट्स से दिस फोर्स इज P। तो भाई समेशन ऑफ Fx इक्वल्स टू 0 से दिस फोर्स विल ऑल्सो बी इक्वल टू P, क्योंकि बीच में तो कोई और फोर्स लग ही नहीं रहा है। पिछले सवाल में ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें इस P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहां आएगा कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, और कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या बनेगी? डेल्टा L टोटल इक्वल टू 0, यानी डेल्टा L थर्मल प्लस डेल्टा L मैकेनिकल इक्वल टू 0। अब डेल्टा L थर्मल विल बी L अल्फा डेल्टा T, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, पिछले सवाल में यहां और यहां मटेरियल अलग अलग था, मतलब अल्फा अलग अलग था, तो हमको दोनों का L अल्फा डेल्टा T अलग लेना पड़ा। लेकिन भैया अब यहां तो मटेरियल सेम है ना, बस एरिया अलग है। और डेल्टा L थर्मल में एरिया का तो कोई काम ही नहीं है। L अल्फा डेल्टा T, एरिया दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो भैया डेल्टा L थर्मल लेते टाइम आपको AC और BC को अलग अलग कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। आप इसको एक सिंगल बॉडी मान सकते हो, सीधे इसको AB लिख दीजिए। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना तो आप AC BC का अलग अलग लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फाइनली वही वैल्यू मिलेगी। बट हम यहां कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि अगर आप डेल L थर्मल निकाल रहे हो तो AC और BC को दो अलग अलग बार लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका मटेरियल सेम है, बस एरिया अलग अलग है। तो मैंने डेल L थर्मल में पूरा A से B तक एक सिंगल बार मान लिया, लेकिन डेल L मैकेनिकल निकालते टाइम दोनों को अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का एरिया अलग अलग है। दोनों में फोर्स तो सेम लग रहा है, -P और -P, लेकिन दोनों का एरिया अलग अलग है ना। तो अब यहां डेल L मैकेनिकल के टाइम में मैं दोनों को अलग अलग लूंगा। अब दोनों में फोर्स तो नेगेटिव आ रहा है, तो मैं इसको माइनस साइन को पहले ही बाहर निकाल लेता हूं। डेल L मैकेनिकल मतलब PL बाय AE, तो ये हो जाएगा PL बाय AE ऑफ AC एंड PL बाय AE ऑफ BC इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन में खाली P अननोन है, तो वैल्यूज रख के P मिल जाएगा। तो अब देखो L अल्फा डेल्टा T ऑफ AB, तो मैं पूरा AB का लेंथ ले लूंगा 525 mm। अल्फा इसका कितना दिया हुआ है? 100 इंटू 10⁻⁻⁶। बाप रे, बहुत ज्यादा है भैया, एक इमेजिनरी मटेरियल है लग रहा है। और डेल्टा T दिया है कितना? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको राइट साइड लेकर चले जाते हैं। अब कॉमन क्या क्या चीज है भैया? तो P कॉमन है, एरिया में π/4 भी दोनों में कॉमन है, और यंग्स मॉड्यूलस भी दोनों का कॉमन है। यंग्स मॉड्यूलस कितना है? यंग्स मॉड्यूलस 6 गीगापास्कल। ठीक है, तो मैं ये कॉमन क्यों निकाल लेता हूं? ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो आप PL/AE दोनों का अलग अलग रखो, कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है ना इन चीजों से, तो आप अपने तरीके से कैलकुलेशन किया करो, ठीक है। चलिए, तो मैंने P और एरिया का π/4 बाहर निकाल लिया, E भी बाहर निकाल लिया। अंदर बचेगा L
बाई डी स्क्वायर, L बाई डी स्क्वायर। तो L AC का कितना है 225 mm, डायामीटर इसका कितना है 50 mm, BC का L कितना है 300 mm, डायामीटर इसका कितना है 75 mm। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें P की वैल्यू मिल जाएगी। तो P की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है दोस्त? मैंने आपको बोला था मेरा कैलकुलेशन गड़बड़ है, तो इसीलिए ना मैं थोड़ा कैलकुलेशन देख लेता हूं ताकि मुझसे कहीं गड़बड़ ना हो। मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा है ताकि मैं ना कैलकुलेशन चेक करता रहूं। ओके, ये ओके, तो P आ रहा है 51781.48। ठीक है, सही है, 51781.48 न्यूटन। तो ये हमारा P आ चुका है भैया। अब ध्यान से देखिएगा, अब हमारे पास सिचुएशन का बन रही है, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो अब हमारे पास, इसको अलग कलर में ले लूं क्या यार, नहीं तो मजा नहीं आएगा। अब हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है भैया कि हमें ना यहां का फोर्स पता है और यहां का फोर्स पता है। ओके, हमें ये पॉइंट पता है, ए है, ये है सी है, ये है बी है। अब हमें बताना है सी का डिफ्लेक्शन किधर होगा। ओके, और कितना होगा, कितना होगा और किधर होगा, दोनों पूछता है एग्जाम में। तो कैसे पता लगाएंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन ऑफ सी निकालने के लिए या तो ए से सी तक की चेंज इन लेंथ निकाल लेंगे या तो बी से सी तक की, क्योंकि ए भी फिक्स है और बी भी फिक्स है। तो किसी भी पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकालना है, एक्सियल डिफ्लेक्शन, तो आप फिक्स्ड पॉइंट से वहां तक का चेंज इन लेंथ निकालते हो। याद है, ये चीज हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो यहां ए भी फिक्स है और बी भी फिक्स है, तो या तो आप चेंज इन लेंथ ऑफ ए सी निकाल लो या तो आप चेंज इन लेंथ ऑफ बी सी निकाल लो, है ना। अगर आपको सी का डिफ्लेक्शन निकालना है, इफ यू वांट टू फाइंड डिफ्लेक्शन ऑफ सी, देन ईदर कैलकुलेट चेंज इन लेंथ ऑफ AC और कैलकुलेट चेंज इन लेंथ ऑफ BC। ठीक है, तो मैं इसमें से कोई एक काम कर लेता हूं। चलिए मैं AC का चेंज इन लेंथ निकाल लेता हूं। ओके, तो डेल्टा C यानी डिफ्लेक्शन ऑफ C विल बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ AC। अब यहां चेंज इन लेंथ ऑफ AC में मेरे को थर्मल भी लेना पड़ेगा AC का और AC का मैकेनिकल चेंज इन लेंथ भी लेना पड़ेगा। ठीक है ना। अब जब मैं थर्मल वाला पार्ट लूंगा देन इट विल बी L अल्फा डेल्टा T और ये पॉजिटिव रहेगा। मैकेनिकल में माइनस PL बाय AE आ जाएगा। अगर आप BC का कर रहे होते तो यहां पे BC और BC लिखा रहता। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, AC का लेंथ कितना है, AC का लेंथ है 525, अल्फा है 18 इंटू 10, कितना है भाई 100 इंटू 10 टू द पावर -6, डेल्टा T है 30, है ना। यहां से ही वैल्यू उठा के रख दो ना यार। देन माइनस PL बाय AE, तो P कितना है भैया 51781.48, सॉरी 51781.48, लेंथ है 525 डिवाइडेड बाय π/4 इंटू डायामीटर कितना है इसका 50। 525 था कि 225 था यार? ओ 225 था भाई, 225 था ना। अपना आंसर सही आ रहा है कि नहीं? ओके ओके ओके, ये 225 है भाई।
225 है। ओके, मैंने यही गड़बड़ कर दी ना। अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी, सो सॉरी, ये तो मैंने टोटल का लेंथ लिखा था ना। ओके, सो सॉरी, मैं यहां कंफ्यूज हो गया था। ये टोटल का लेंथ था 525 ना, ये 225 होगा। ओके, π/4 d स्क्वायर और यंग्स मॉड्यूलस कितना था इसका, 6 गीगा पास्कल। तो यहां से आपको डिफ्लेक्शन ऑफ सी मिल जाएगा। तो डिफ्लेक्शन ऑफ सी कितना आना चाहिए, मेरे पास वैल्यू है ऑलरेडी, फिर भी मैं एक बार कैलकुलेशन कर ही लेता हूं। ये आ रहा है कुछ 27/40, 0.675, और फिर इसमें से ये माइनस कर देते हैं, -0.3139, -0.314 mm आ रहा है। अब देखिए नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब AC इज कंप्रेस्ड, है ना। नेगेटिव साइन मेरे को क्या बता रहा है कि AC जो है वो कंप्रेस हो रहा है, मतलब AC जो है वो कुछ ऐसा जा रहा है, मतलब BC जो है वो एक्सपांड हो रहा होगा ना। अगर AC ऐसा जा रहा है तो BC एक्सपांड हो रहा होगा, AC कंप्रेस हो रहा है तो BC एक्सपांड हो रहा होगा। अगर आप यही इक्वेशन BC के लिए लिखोगे ना तो यहां +0.314 आएगा। ठीक है, आप करके देख सकते हो, डेल्टा L BC निकालोगे ना अगर आप, तो आपको यहां +0.314 मिलेगा, मतलब BC एक्सपांड हो रहा है। तो C किधर जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, और उसमें कितना कंप्रेशन हो रहा है, 0.3, और वो कितना आ रहा है, 0.314 mm। डिफ्लेक्शन इसका 0.314 mm है एंड टुवर्ड्स लेफ्ट है। ओके, डिफ्लेक्शन इज 0.314 एंड टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ ये पूछा जाए ना कि भाई ये लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा, तो आपको क्या करना है, आपको AC या BC का चेंज इन लेंथ निकाल के देख लेना है कि भाई पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, उससे आपको पता चल जाएगा कि C किधर मूव कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। तो ये है हमारा अगला सवाल, और ये भी काफी फेमस टाइप का सवाल है, जहां एक एंड पे बॉडी फिक्स है लेकिन दूसरा एंड कुछ गैप में रखा हुआ है। तो आपको क्या बोल रहा है, एक सर्कुलर मेटालिक रॉड है जिसकी लेंथ 250 mm है, जो दो इमूवेबल वॉल्स के बीच में रखा हुआ है, एक 0.2 mm का गैप यहां पर है, टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो इसमें एक्सियल स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, यंग्स मॉड्यूलस और अल्फा आपको दिया हुआ है। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, आपको यहां दोनों एंड फिक्स दिया होता तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते, सिग्मा इक्वल टू E अल्फा डेल्टा टी, बट अब यहां गैप है। सबसे पहला काम हम ये चेक करेंगे, गैप वाला सवाल आता है तो हम सबसे पहले हम चेक करते हैं कि भाई यहां से रिएक्शन आएगा कि नहीं। तो फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना सकते अभी, क्योंकि हमको पहले यही नहीं पता कि यहां से रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम हमें चेक करना है कि यहां से रिएक्शन आएगा या नहीं आएगा। तो हम क्या निकालेंगे, पहले फ्री डिफ्लेक्शन ऑफ बार। ओके, फ्री डिफ्लेक्शन ऑफ बार यानी कि अगर ये बार फ्री होता तो ये कितना डिफ्लेक्ट होता। तो भाई अगर ये बार फ्री होता तो फोर्स तो आता ही नहीं, सिर्फ टेम्परेचर की वजह से डिफ्लेक्ट होता। तो आपको सिर्फ क्या मिलता, डेल्टा L थर्मल मिलता, जो कितना होता, L अल्फा डेल्टा टी होता। ओके, अब यहां लेंथ आपको कितनी दी हुई है, 250 mm दी हुई है, अल्फा आपको 10⁻⁻5 दिया हुआ है, और डेल्टा टी 200 डिग्री, बहुत गर्म कर दे रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा गर्म कर दे रहे हैं। तो यहां डेल एल थर्मल कितना आ रहा है, 0.5 mm आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 0.2 mm, यानी कि ये 0.2 mm के बाद और भी एक्सपांड होने की कोशिश करेगा और यहां से रिएक्शन आना चालू होगा। तो अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। तो कैसे बनेगा दोस्त, इसको यहां से एक धक्का लगेगा
यानी यहां से एक रिएक्शन आएगा, साथ में यहां से भी एक रिएक्शन आएगा। ओके, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब समेशन ऑफ एफ एक्स तो जीरो रहेगा ही रहेगा, तो अगर ये P है तो ये भी P होगा। इसके बाद आपको P निकालने के लिए कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगा देनी है। अब कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? बहुत आसान, टोटल चेंज लेंथ इस बार जीरो नहीं होगा, इस बार टोटल चेंज इन लेंथ हो जाएगा 0.2 mm। अब ध्यान दीजिएगा, टोटल चेंज इन लेंथ विल बी इक्वल टू डेल्टा एल थर्मल प्लस डेल्टा एल मैकेनिकल। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना, हमने बार का फ्री डिफ्लेक्शन जब अज्यूम किया तो हम डेल्टा एल थर्मल निकाले। अब क्या डेल्टा एल थर्मल चेंज हो जाएगा? नहीं। देखिए, बार फ्रीली डिफ्लेक्ट करे या फोर्स के साथ डिफ्लेक्ट करे, डेल्टा एल थर्मल तो उतना ही आएगा ना भाई। टेम्परेचर से जो लेंथ चेंज होनी है वो तो चेंज होनी ही है। तो डेल्टा एल थर्मल अगर यहां हमने 0.5 निकाला है तो यहां पे भी डेल्टा एल थर्मल 0.5 ही होगा। तो आपको डेल्टा एल थर्मल दोबारा से निकालने की जरूरत नहीं है, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। लेकिन डेल्टा एल मैकेनिकल ये हमें नहीं पता है कितना होगा, कंप्रेसिव है, तो ये हो जाएगा -PL/AE। ठीक है, अब यहां मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 0.5 माइनस 0.2 इक्वल्स टू P/A इंटू L/E। तो L कितना है इसका? 250 mm है। अब मैं P/A क्यों कर रहा हूं पता है? क्योंकि मुझे सिग्मा निकालना है ना, मुझे P की जरूरत नहीं है, मुझे तो डायरेक्ट सिग्मा चाहिए। तो मैं P निकालूं फिर वहां से सिग्मा निकालूं, इससे अच्छा मैं सीधे P/A निकाल लेता हूं। E की वैल्यू कितनी है? E की वैल्यू कितनी है? 200 गीगा पास्कल है। तो यहां से मेरे को सीधे सिग्मा मिलेगा, P/A इज सिग्मा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 200 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 250, यानी कि 240 मेगा पास्कल, है ना। तो मैंने यहां देखो P/A इक्वल टू सिग्मा सीधे निकाल लिया। अगर आपको P चाहिए होता तो आप एरिया रख के P निकालते, बट यहां एरिया दिया ही नहीं है, और वो इसीलिए नहीं दिया है क्योंकि एरिया की जरूरत ही नहीं है। आप P मत निकालो, आप सीधे P/A निकालो। सो सिग्मा इज 240 मेगा पास्कल। ओके, द आंसर इज 240 मेगा पास्कल। ओके, तो अगर गैप वाला सवाल आएगा तो सबसे पहले चेक करना कि यहां जो गैप दिया है डेल्टा एल थर्मल इससे ज्यादा है कि नहीं है। अगर इसके बराबर भी होगा ना तो आंसर 0 होगा। मान लीजिए यहां डेल्टा एल थर्मल 0.2 mm आता, मतलब कि टेम्परेचर की वजह से ये यहां तक एक्सपांड होता और फिर रुक जाता, तो क्या ये इस सपोर्ट को धक्का मारता? नहीं मारता, बस जाके वहां टच कर देता, छू देता बस। अगर 0.2 mm से कम होता तो वो तो छूता भी नहीं, यहीं तक एक्सपांड होता और रुक जाता। तो अगर यहां पे डेल्टा एल थर्मल 0.2 mm से कम आएगा तो सिग्मा की वैल्यू 0 होगी। अगर 0.2 mm आएगा तो भी सिग्मा की वैल्यू 0 होगी। 0.2 mm से ज्यादा आएगा मतलब 0.2 mm के बाद ये इस पे धक्का मारना चालू करेगा, तब जाके फोर्स आएगा। ओके, तो ये चेक करना मत भूलना जब भी गैप वाला सवाल आए। हो सकता है आज नहीं तो कल गेट में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए ट्रिक वाला जिसमें वो आपको डेल्टा एल थर्मल जो देंगे, मतलब डेल्टा एल थर्मल जो आएगा वो गैप से कम आएगा और आंसर आपका 0 होगा। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। अब ये अगला सवाल स्प्रिंग वाला है, बढ़िया सवाल है। तो यहां हमने क्या किया है, बार के साथ साथ एक स्प्रिंग भी लगा दी है और हमने दोनों एंड को फिक्स कर दिया है। क्या दिया हुआ है? अ स्टील बार 1.5 मीटर लॉन्ग एंड 10 mm डायामीटर is supported by a rigid support at one end and a spring of stiffness 10 kilonewton per mm at the other end. Temperature is raised by 20 degree centigrade. Find the stress in the bar. अल्फा और यंग्स मॉड्यूलस आपको बार का दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा इस सवाल को कैसे बनाना है। अब सबसे पहले
जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये दोनों एक्सपांड होने की कोशिश करेंगे। यहां से भी एक फोर्स आएगा, यहां से भी एक फोर्स आएगा। अब कुछ बच्चे यहां परेशान हो जाते हैं कि सर स्प्रिंग और बार के बीच का फोर्स, तो भाई मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूं, जब हम लोग ये वाला सवाल बना रहे थे तब भी हम लोगों ने डिस्कस किया था यही चीज कि भैया अगर मैं AC और BC को अलग करूंगा तो मैं दोनों के बीच का फोर्स लूंगा, वरना मैं दोनों के बीच का फोर्स लूंगा क्या? नहीं लूंगा। तो वही सेम लॉजिक यहां पे भी एप्लीकेबल है कि भैया अगर मैं बार और स्प्रिंग को अलग करूंगा तो मैं दोनों के बीच का फोर्स लूंगा। यहां तो दोनों जुड़े हुए हैं, मैं दोनों को एक साथ ले रहा हूं, तो मुझे इन दोनों के बीच का फोर्स लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहां इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाता हूं, समेशन ऑफ Fx इक्वल्स टू 0। तो भैया अगर ये P है तो ये भी P होगा, ठीक है। तो इसका मतलब बार में भी फोर्स P रहेगा -P, और स्प्रिंग में भी फोर्स -P रहेगा, ठीक है। आपको ना इस सवाल को वैसे ही देखना है जैसे इससे पहले हम बना रहे थे ना AC और BC, वैसे ही वहां दो अलग अलग बार दिए थे, यहां एक बार है और एक स्प्रिंग है, ठीक है। अब इसका कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लिख के P निकाल लेंगे। तो डेल्टा L टोटल इक्वल टू 0, यानी कि डेल्टा L थर्मल प्लस डेल्टा L मैकेनिकल इक्वल टू 0। अब यहां एक चीज ध्यान देना, जब हम डेल्टा L थर्मल लिखेंगे ना तो वहां हमें सिर्फ बार का डेल्टा L थर्मल लिखना है, स्प्रिंग का नहीं। अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि स्प्रिंग का आप डेल्टा L थर्मल चाहो भी तो नहीं लिख सकते, ठीक है। आपको जो इक्वेशन मिलती है ना L अल्फा डेल्टा T, वो एक बार के लिए है, स्प्रिंग के लिए ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। और अगर वैलिड होती भी तो क्या आपको स्प्रिंग की लेंथ दी हुई है? नहीं दी हुई है। क्या आपको स्प्रिंग के मटेरियल का अल्फा दिया है? ये अल्फा बार के लिए, ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूं, ये EV बार के लिए। तो आपको यहां स्प्रिंग का अल्फा भी नहीं दिया है, लेंथ भी नहीं दी है, तो कहां से लिख दोगे इक्वेशन? और वो इक्वेशन वैलिड भी नहीं है स्प्रिंग के लिए, वो बार के लिए है। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों, इसके लिए क्यों नहीं दिया हुआ है सामान, इसका भी डेल थर्मल निकालता है ना। होता ये है ना कि स्प्रिंग में फोर्स की वजह से जो डिफॉर्मेशन आता है वो टेम्परेचर की वजह से आने वाले डिफॉर्मेशन की अपेक्षा में बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए जब मैं स्प्रिंग का चेंज इन लेंथ लिखता हूं तो अगर मैं उसका डेल थर्मल नहीं भी कंसीडर किया तो कोई दिक्कत नहीं है। बार में ऐसा नहीं है, बार में टेम्परेचर से जो चेंज इन लेंथ आता है और फोर्स से जो चेंज इन लेंथ आता है वो दोनों लगभग एक जैसे होते हैं, तो आप किसी एक को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बट स्प्रिंग में ऐसा है, एग्जाम्पल के लिए अगर इसमें फोर्स लगाने पे 10 mm का डिफ्लेक्शन आ रहा है तो टेम्परेचर की वजह से 0.01 mm का डिफ्लेक्शन आएगा। तो भाई दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो फोर्स का डिफ्लेक्शन टेम्परेचर के डिफ्लेक्शन से बहुत ज्यादा है, तो टेम्परेचर वाला नहीं भी कंसीडर करोगे तो भी आपके आंसर में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हम डेल थर्मल जो है वो स्प्रिंग का नहीं लिखेंगे, सिर्फ बार का लिखेंगे। तो ये पॉइंट क्लियर है सबको। लेकिन डेल मैकेनिकल आपको स्प्रिंग का लिखना पड़ेगा, वो नेग्लिजिबल नहीं होता। अब दोनों में नेगेटिव फोर्स आ रहा है तो मैं नेगेटिव साइन पहले ही बाहर निकाल लेता हूं। बार के लिए डेल मैकेनिकल का फॉर्मूला हो जाएगा PL/AE, लेकिन स्प्रिंग के लिए यह फॉर्मूला नहीं होगा। आपको स्प्रिंग की स्टिफनेस दी हुई है और स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन क्या होता है? स्प्रिंग फोर्स F इज इक्वल टू KX, तो X विल बी इक्वल टू F/K, यानी फोर्स बाय स्टिफनेस। तो स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? फोर्स डिवाइडेड बाय स्टिफनेस। आई होप ये चीज क्लियर हो। तो स्प्रिंग के लिए डेल्टा L की इक्वेशन P/K होती है, वेयर K इज द स्टिफनेस, ओके। अब इस पूरे इक्वेशन में सब कुछ दिया है, बस P अननोन है, तो रख दो भैया वैल्यू। तो यहां लेंथ ऑफ बार दिया है 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 इंटू 10⁻³ अल्फा ऑफ बार दिया हुआ है 12 इंटू 10⁻⁻⁶,
और इसका टेम्परेचर कितने से बढ़ा रहे हैं? 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत कम बढ़ा रहे हैं। अब इसको राइट साइड लेकर चला जाता हूं और P को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर बचेगा L/AE, तो L तो हो गया आपका 1.5 मीटर, एरिया कितना हो जाएगा, तो इसका डायमीटर 10 mm दिया है, तो एरिया हो जाएगा π/4 इंटू 10 का स्क्वायर, यंग्स मॉड्यूलस 200 इंटू 10⁻3, इसका 1/K। अब स्टिफनेस देखिए यहां पे आपको किलो न्यूटन पर mm में दी हुई है, हमें स्टिफनेस को न्यूटन पर mm में रखना पड़ेगा ना, यहां सारी चीजें न्यूटन और mm में रख रहे हैं, तो 10 किलो न्यूटन पर mm यानी कि 10 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर mm। किलो न्यूटन पर mm को न्यूटन पर mm में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻3 मल्टीप्लाई करोगे। अब इस पूरी इक्वेशन में बस एक ही अननोन है P, तो निकाल लीजिए P। तो P आ रहा है 1841.49, 1841.49 न्यूटन, है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ P। तो अब मैं स्ट्रेस निकाल लेता हूं बार का, फोर्स अपॉन एरिया करके, तो ये हो जाएगा 1841.49 डिवाइडेड बाय π/4 d स्क्वायर, तो बार का स्ट्रेस कितना आ जाएगा 1841.49 डिवाइडेड बाय एरिया। अब देखो स्टील में भी स्ट्रेस, सॉरी स्प्रिंग में भी स्ट्रेस आएगा, लेकिन स्प्रिंग का स्ट्रेस जो रहेगा ना वो अलग तरीके से निकलेगा। अब आप बोलोगे कि स्प्रिंग का स्ट्रेस भी निकालना बता दो, तो वो अभी नहीं। स्प्रिंग जो है वो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में नहीं पढ़ेंगे, कुछ लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़ा देते हैं, लेकिन हम इसको मशीन डिजाइन में कवर करेंगे, ठीक है। तो स्प्रिंग मशीन डिजाइन में भी है आपके, तो हम स्प्रिंग में स्ट्रेसेस कैसे निकालते हैं, डिफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, वो हम मशीन डिजाइन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका स्ट्रेस इन बार। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो स्प्रिंग का स्ट्रेस, एक सेकेंड, गड़बड़ झाला, गड़बड़ आ रहा है यहां, वैल्यूज जो है मैंने गड़बड़ रख दी हैं क्या? नहीं, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके है, ओके है, ओके है, ओके, ठीक है। चलिए, तो 23.44 मेगापास्कल विल बी द स्ट्रेस इन बार, ओके। चलिए, तो आपको ना इसके अलावा और भी कुछ टाइप की वैरायटी के क्वेश्चन मैंने डीपीपीज में दिए हुए हैं, आप जरूर बनाइएगा। डीपीपी में थर्मल स्ट्रेसेस के बहुत बेहतरीन सवाल आपको देखने को मिलेंगे, बहुत जबरदस्त सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं अपनी अगली वैरायटी में, और ये जो अगली वैरायटी है ये पूरा एक अलग टॉपिक है, थर्मल स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार्स। कंपोजिट बोलने का मतलब क्या होता है? कंपोजिट बोलने का मतलब होता है अलग अलग मटेरियल से बनी हुई एक बॉडी, ठीक है। हम ऐसा क्यों करते हैं? कई बार ऐसी जरूरत पड़ जाती है, जैसे मान लीजिए आप कोई लकड़ी का घर बना रहे हैं। लकड़ी का घर यूजुअली कहां बनता है? लकड़ी का घर बनता है ठंडी जगहों पे। ठंडी जगहों पे क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए आप कोई ऐसे देश में रह रहे हो जहां मोस्टली मौसम ठंडा होता है, बर्फ वर्फ गिरती है, तो वहां अंदर आपको घर को गर्म रखने के लिए आग वाग जलानी पड़ती है। वो लोग रेडिएटर वगैरह यूज करते हैं, आग जलाने के लिए बाकायदा घर के अंदर ही चिमनी विमनी बना के रखते हैं। तो उनको ये जरूरत है कि वो जो हीटिंग करें वो हीट घर से बाहर कंडक्ट ना हो जाए, है ना। अब ईंट पत्थर के घर बनाने पे, हम लोग जैसे ईंटों के घर बनाते हैं ना, हम लोग जो कंक्रीट और ईंट के घर बनाते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि थर्मल कंडक्टिविटी ईंट वगैरह की, सीमेंट वगैरह की ज्यादा होती है, ठीक है। आपने कभी ठंड के टाइम में दीवार छूना, कितना ठंडा हो जाता है, वैसे ही गर्मी के टाइम में गर्म हो जाता है, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है।
तो मान लीजिए आप ठंडी जगहों पे घर बना रहे हो और ईंट वगैरह के घर बनाए, तो आप घर के अंदर जो भी हीटिंग कर रहे हो वो तुरंत बाहर चली जाएगी। तो उस हीट को ट्रैप करने के लिए वो लकड़ी के घर बनाते हैं ताकि उसकी कंडक्टिविटी कम रहे और घर से बाहर हीट ना जाए, ना घर के बाहर की ठंड अंदर आए। तो इसीलिए वहां लकड़ी के घर बनाने। अब लकड़ी के घर बनाएंगे तो आपको कॉलम्स और बीम्स इन सबको मजबूत बनाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए वहां लकड़ी को दूसरे मटेरियल से रीइंफोर्स किया जाता है। ओके, और भी ऐसी बहुत सारी जरूरतें होती हैं जहां हम किसी बॉडी को दो अलग अलग मटेरियल से बनाते हैं। तो जब हम दो अलग अलग मटेरियल से बनाएंगे तो उस बॉडी को हम क्या बोल देंगे? कंपोजिट बॉडी बोलेंगे। ओके, अब कंपोजिट बॉडी दो तरीकों से बनाई जा सकती है। एक तो ये, इससे पहले वाला हम लोगों ने एक सवाल बनाया था ना, ये दिस इज ऑल्सो अ कंपोजिट बॉडी जिसमें ये एल्यूमिनियम है और ये स्टील है। तो ऐसा कंपोजिट है तब तो अपने को सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब है जब कंपोजिट बॉडी कुछ इस प्रकार से बने। मान लीजिए हमने एक स्टील और एक कॉपर की बॉडी बना दी और इसके दोनों एंड्स को हमने मजबूती से जकड़ दिया। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज स्टील। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉपर। तो कॉपर और स्टील इन दोनों को मैंने साथ में जोड़ के एक बॉडी बनाई है, लेकिन मैंने स्टील और कॉपर को आजू बाजू नहीं रखा है, ऐसा रखा है और दोनों के एंड्स को मैंने आपस में मजबूती से जकड़ दिया है। ठीक है, अब मैं इनके एक एंड को फिक्स कर देता हूं और दूसरा एंड फ्री है, मतलब दिस बॉडी इज फ्री टू एक्सपांड। मैंने दोनों एंड को फिक्स नहीं किया है, मैंने बस एक एंड को फिक्स किया है। आप बोलोगे सर दूसरे को भी तो फिक्स किया है। ये फिक्स नहीं है भाई, मैंने इन दोनों को आपस में जोड़ा हुआ है, फिक्स नहीं बोलते इसको, है ना। मैंने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया है। आपस में जोड़ने का मतलब यह है कि जितना स्टील एक्सपांड होगा उतना ही कॉपर एक्सपांड हो सकता है। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, डेल्टा टी को अब हम इंक्रीज कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अल्फा ऑफ स्टील और अल्फा ऑफ कॉपर दोनों अलग अलग होते हैं। अल्फा ऑफ कॉपर जो है वो अल्फा ऑफ स्टील से ज्यादा होता है। ठीक है, अब डेल्टा एल थर्मल इज इक्वल टू व्हाट? एल अल्फा डेल्टा टी, राइट। दोनों का एल सेम है, दोनों के लिए डेल्टा टी भी सेम है। जितना स्टील गर्म हो रहा है उतना ही कॉपर भी गर्म हो रहा है, लेकिन दोनों का अल्फा अलग अलग है। तो क्या मैं बोल सकता हूं डेल्टा एल थर्मल ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन डेल्टा एल थर्मल ऑफ स्टील? यस भाई, दोनों का अल्फा अलग है, कॉपर का अल्फा ज्यादा है स्टील के अल्फा से। तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो कॉपर ज्यादा दूर तक एक्सपांड होने की कोशिश करेगा, कॉपर ज्यादा एक्सपांड होने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? कोशिश करेगा। और स्टील यहीं रुकने की कोशिश करेगा। राइट, कॉपर जो है वो ज्यादा एक्सपांड होने की कोशिश करेगा और स्टील यहीं रुकने की कोशिश करेगा, है ना। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भैया आपने इन दोनों को आपस में मजबूती से बांधा हुआ है। तो इसका मतलब यह है
कि अगर ये फ्री होते, दोनों आपस में जुड़े नहीं होते, तो स्टील यहां तक एक्सपांड हो जाता अपना बढ़िया, कॉपर यहां तक एक्सपांड हो जाता अपना बढ़िया, दोनों को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हमने एक कंस्ट्रेंट लगा दिया है। क्या कंस्ट्रेंट लगा दिया है? जितना स्टील एक्सपांड होगा कॉपर को उतना ही एक्सपांड होना पड़ेगा। ना तो स्टील का एक्सपांशन कम हो सकता है, ना तो कॉपर का ज्यादा हो सकता है। दोनों को बीच में मांडवली करनी पड़ेगी, समझौता करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब ये कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए कौन आएगा? तो ये कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए फोर्स आएगा। तो होगा क्या? एक फोर्स डेवलप होगा स्टील में जो उसको राइट धकेलेगा, और एक फोर्स डेवलप होगा कॉपर में जो उसको लेफ्ट धकेलेगा। ठीक है। अब जब स्टील फोर्स की वजह से एक्सपांड होगा तो ये थोड़ा यहां आ जाएगा, ठीक है, और कॉपर कंप्रेस होके थोड़ा यहां आ जाएगा। इसको ऐसा नहीं करता मैं, तो स्टील थोड़ा यहां आ जाएगा और कॉपर थोड़ा यहां आ जाएगा। तो ये दोनों वापस से मिल गए, है ना? ये देख रहे हो आप, दिस इज द एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशन। ये एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशन कौन करा रहा है? ये फोर्स करा रहा है ना? अगर मैं सिर्फ टेम्परेचर की बात करूं, अगर सिर्फ टेम्परेचर की वजह से देखें, देन दिस इज डेल्टा एल थर्मल ऑफ स्टील एंड दिस इज डेल्टा एल थर्मल ऑफ कॉपर। तो अगर सिर्फ टेम्परेचर की वजह से देखेंगे तो दोनों में इतना इतना डेल्टा एल आ रहा है, लेकिन अगर इन दोनों का डेल्टा एल बराबर करना है तो फिर फोर्स की वजह से भी डेल्टा एल आएगा। ओके, सो व्हाट इज दिस? दिस इज डेल्टा एल मैकेनिकल ऑफ स्टील एंड दिस इज डेल्टा एल मैकेनिकल ऑफ कॉपर। तो टोटल चेंज इन लेंथ दोनों का अब बराबर हो चुका है, राइट? तो स्टील का चेंज इन लेंथ क्या हो गया? डेल्टा एल थर्मल ऑफ स्टील प्लस डेल्टा एल मैकेनिकल ऑफ स्टील। और कॉपर का डेल्टा एल क्या हो गया? डेल्टा एल थर्मल ऑफ कॉपर माइनस डेल्टा एल मैकेनिकल ऑफ कॉपर। और फिर फाइनली दोनों का चेंज इन लेंथ क्या हो गया? बराबर हो गया। ओके, तो भैया अब मैं इस P फोर्स को कैलकुलेट कैसे करूंगा? तो इस P फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या बन जाएगी? डेल्टा एल टोटल ऑफ स्टील शुड बी इक्वल टू डेल्टा एल टोटल ऑफ कॉपर। जितना स्टील में चेंज इन लेंथ होगा कॉपर में भी उतना ही होना चाहिए। ओके, अब स्टील का चेंज इन लेंथ कितना होगा? तो इट विल बी डेल्टा एल थर्मल ऑफ स्टील प्लस डेल्टा एल मैकेनिकल ऑफ स्टील। टेम्परेचर से भी इसका एक्सपांशन हो रहा है, फोर्स से भी इसका एक्सपांशन हो रहा है। लेकिन जब मैं कॉपर की बात करता हूं तो टेम्परेचर से तो ये एक्सपांड होगा, बट फोर्स से ये कंप्रेस होगा, है ना? फोर्स से ये कंप्रेस होगा। देखिए फोर्स जो है कॉपर में कंप्रेसिव आ रहा है ना? तो भैया ये बात क्लियर हो चुकी है कि दोनों में सेम फोर्स आएगा, इसमें टेंसाइल और इसमें कंप्रेसिव आएगा, तब जाके दोनों में मांडवली होगी, दोनों में समझौता होगा और दोनों का फाइनल चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, है ना? तो ये चीज क्लियर है। अब ये P निकालने के लिए आप इस इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए, है ना? तो ये हो जाएगा L अल्फा डेल्टा T ऑफ स्टील माइनस
PL by AE of steel equal to L alpha del T of copper minus PL by AE of copper, सॉरी ये प्लस है। तो इस पूरी इक्वेशन में एक ही अननोन है और वो अननोन क्या है? P। तो यहां से आपको P की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ थर्मल स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार्स। ओके, तो यहां एक एंड फिक्स था, दूसरा फ्री था, फिर भी हम लोगों को स्ट्रेस मिला। क्यों? क्योंकि यहां पे हम लोगों ने डिफॉर्मेशन को कंस्ट्रेन कर दिया। कैसे कंस्ट्रेन कर दिया? हमने कंस्ट्रेन ये लगाया कि स्टील और कॉपर दोनों का एक्सपांशन सेम होना चाहिए, जबकि दोनों का अल्फा अलग अलग है। अब यहां आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूं, दोनों के अल्फा में जितना अंतर होगा, इनमें उतना फोर्स डेवलप होगा, उतना स्ट्रेस डेवलप होगा। आप देख सकते हो, ये दोनों को बराबर करने के लिए फोर्स जितना कितना आएगा, जितना इन दोनों का डेल्टा एल डिफरेंट है, डेल्टा एल थर्मल इन दोनों का जितना डिफरेंट होगा, इनको बराबर करने के लिए उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना, यानी उतना ज्यादा स्ट्रेस आएगा। तो जब भी कंपोजिट मटेरियल्स हम बनाते हैं, जब भी कंपोजिट बॉडी ऐसी हम बनाते हैं और वो अगर किसी ऐसे एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड हैं जहां टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रहा है, तो इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि दोनों मटेरियल का अल्फा लगभग बराबर होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स हैं जिनमें अल्फा लगभग बराबर होता है। एग्जैक्टली बराबर तो पॉसिबल नहीं है, बट लगभग बराबर होता है। तो अगर अल्फा लगभग बराबर है तो उसमें फोर्स लगभग न के बराबर आएगा। डेल्टा एल थर्मल दोनों का लगभग बराबर हो जाएगा तो फोर्स एकदम न के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल चीज है कि प्रैक्टिकली इफ यू आर मेकिंग अ कंपोजिट बॉडी and the body is subjected to variation of temperature, change in temperature, then you have to make sure that the material, both the materials have almost same alpha, not exactly but almost same alpha, so that the force developed due to change in temperature is negligibly small and the thermal stresses will be negligibly small. Okay, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और एक सवाल बना के देखते हैं। तो थर्मल स्ट्रेसेस में ना आपको कंपोजिट बार वाले में आपको दो टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक तो ऐसा क्वेश्चन तो मिलेगा ही, साथ में ऐसा क्वेश्चन भी आता है जिसमें ना एक ऐसी बॉडी रहेगी, मान लीजिए एक सॉलिड सर्कुलर बार है जो एक हॉलो सर्कुलर बार के अंदर है। समझ रहे हो? एक सॉलिड सर्कुलर बार है जो एक हॉलो सर्कुलर बार के अंदर है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने ना डीपीपी में दिया है। ठीक है, तो ये भी एक कंपोजिट बॉडी ही है। समझ रहे हो? हैं? समझ रहे हो? ये भी एक कंपोजिट बॉडी है जिसमें अ सॉलिड बॉडी इज इनसाइड अ हॉलो बॉडी। जैसे मान लीजिए ये कॉपर है और ये एल्यूमिनियम है। ठीक है ना? तो एक कॉपर का सॉलिड बार है, सर्कुलर बार है, जो एक हॉलो एल्यूमिनियम बार के अंदर है। ओके, तो दिस इज ऑल्सो अ कंपोजिट। तो ऐसा भी एक सवाल बन सकता है और ऐसा भी एक सवाल बन सकता है जिसमें दो प्लेटें लगी हुई हैं। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो प्लेट वाला न्यूमेरिकल मैं अभी करा रहा हूं और ये जो सर्कुलर बार वाला है ये न्यूमेरिकल डीपीपी में आपको दिया गया है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ फ्लैट बार ऑफ एल्यूमिनियम 25 mm wide and 5 mm thick is placed between two steel bars, each 25 mm wide and 10 mm thick. क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। एक फ्लैट बार है एल्यूमिनियम का जिसको दो स्टील बार के बीच में रखा हुआ है। ओके, चलिए मैं इसका डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूं। तो एल्यूमिनियम का फ्लैट बार है, इसका क्रॉस सेक्शन कितना है? 25 mm बाय 5 mm, थिकनेस 5 mm है, विड्थ 25 mm है। और स्टील बार जो है उसका
25 mm बाई 10 mm है। और फिर इन दोनों को, इन तीनों को जबरदस्त जोड़ दिया गया है ऐसा, ठीक है ना। तो ये लेंथ है, ओके। अगर मैं क्रॉस सेक्शन की बात करूं तो क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा बनेगा, ये 25/10, ये भी 25/10, और इसके बीच में 25/5। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज द क्रॉस सेक्शन। ओके, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल व्यू है और ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। ओके, ये आपका स्टील है और ये एल्यूमिनियम है। ओके, दिस इज 25 mm, दिस इज 10 mm, 10 mm, 5 mm। ओके, चलिए, तो अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? अच्छा, इसको मैं फिल कर देता हूं ताकि अच्छा दिखे ये। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि तीनों को आपस में जबरदस्त बांध दिया है और टेम्परेचर को 15 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा रहे हैं। अच्छा, मैंने ना जब एग्जांपल दिया था तो मैंने एक एंड को फिक्स कर दिया था। जरूरी नहीं है कि उसी केस में थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा, यहां दोनों एंड फ्री हैं, ठीक है ना, तो भी थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा ही ना, क्योंकि तीनों को आपस में तो बांध ही दिया है आपने। अब मैंने पिछले केस में वो एक एंड को फिक्स इसीलिए किया था ताकि समझना आसान हो जाए, है ना, ताकि समझना आसान हो जाए, ये डायग्राम बनाना मेरे लिए आसान हो जाए, मैं एक ही तरफ से एक्सपांड करूं, वरना मेरे को दोनों तरफ से एक्सपांशन करना पड़ता ना, यही चीज मेरे को यहां भी बनानी पड़ती, तो इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया। ओके, बाकी आपको सेम ही चीज मिल रही है यहां पर भी। अब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं कितने से, देखो 15 से 55 कर दिया है, रेज्ड टू 55, 15 था अब 55 कर दिया, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग बढ़ा रहे हैं। ओके, तो अब हमको बताना है व्हाट विल बी द स्ट्रेस इन ईच मटीरियल। अब यहां ध्यान से समझना सवाल को, यहां आपको ना ये दिया हुआ है, ये चीज दी हुई है स्टील, ये चीज दी हुई है स्टील, ये चीज दी हुई है एल्यूमिनियम। अब होगा क्या, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो स्टील कम एक्सपांड होगा, एल्यूमिनियम ज्यादा एक्सपांड होगा, तो स्टील में टेंसाइल फोर्स डेवलप होगा और एल्यूमिनियम में कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां चूंकि ऊपर और नीचे दोनों बार जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, तो मुझे पता है इन दोनों में सेम फोर्स आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस फोर्स को P ले लेता हूं तो ये हो जाएगा P/2 और ये हो जाएगा P/2। समझ रहे हो बात को? क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो इन दोनों में फोर्स बराबर आना चाहिए, तो अगर मैं इसको P लिया हूं देन दिस विल बी P/2 एंड दिस विल बी P/2। अब आप बोलोगे अगर आइडेंटिकल नहीं होते तो क्या होता, तो अगर ये P होता तो फिर ये P1 होता और ये P2 होता, तो P1 प्लस P2 इक्वल टू P होता, ठीक है। हालांकि वो सवाल बहुत लेंथी हो जाता, ठीक है, तो आपको वैसा सवाल नहीं आएगा क्योंकि वो बहुत लेंथी हो जाएगा, उस सवाल को सॉल्व करना बहुत लेंथी हो जाएगा। तो यहां ये दोनों आइडेंटिकल हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपने इसको P और इसको P लिया है तो फिर ये 2P होगा, तो आपकी मर्जी है, या तो इन दोनों को P लीजिए और इसको 2P ले लीजिए, या इसको P लीजिए, ये दोनों P/2 होगा, ठीक है। अब हम इस P की वैल्यू निकालने के लिए कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनाएंगे। अब कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या बनेगी, डेल्टा L टोटल ऑफ स्टील इक्वल टू डेल्टा L टोटल ऑफ एल्यूमिनियम, यानी कि डेल्टा L थर्मल प्लस डेल्टा L मैकेनिकल ऑफ स्टील इक्वल टू डेल्टा L थर्मल प्लस डेल्टा L मैकेनिकल ऑफ एल्यूमिनियम।
तो स्टील में तो दोनों पॉजिटिव आएगा, तो ये हो जाएगा एल अल्फा डेल्टा टी ऑफ स्टील प्लस पीएल बाय एई ऑफ स्टील, और ये हो जाएगा एल अल्फा डेल्टी ऑफ एल्यूमिनियम प्लस पीएल बाय माइनस पीएल बाय एई ऑफ एल्यूमिनियम। अब ध्यान दीजिएगा, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में। ठीक है, हो क्या रहा है, आपके पास दो स्टील की प्लेट है और एक एल्यूमिनियम की प्लेट है। जब आप कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लिख रहे हो तो यहां आप दोनों स्टील की प्लेटों में से किसी एक स्टील की प्लेट को एक एल्यूमिनियम की प्लेट से इक्वेट कर रहे हो। देखो, मान लीजिए इनका टोटल चेंज इन लेंथ 5 mm है, तो ये भी 5 mm एक्सपांड हो रहा है, ये भी 5 mm एक्सपांड हो रहा है, ये भी 5 mm एक्सपांड हो रहा है। तो मैं या तो इसके 5 mm और इसके 5 mm को इक्वेट करूं, या तो इसके 5 mm और इसके 5 mm को इक्वेट करूं। आप ऐसा मत कर देना कि डेल्टा एल ऑफ दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, फिर क्या हो जाएगा 5 + 5 10 और ये सिर्फ 5। तो समझ रहे हो, यहां डेल्टा एल टोटल ऑफ स्टील में कोई एक स्टील की प्लेट आपको कंसिडर करनी है, या तो ये या तो ये, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है। अगर दोनों आइडेंटिकल नहीं होती तो क्या होता, इसका फोर्स अलग होता, इसका फोर्स अलग होता। तो दोनों निकालने के लिए हम लोग क्या करते पता है, एक बार हम इन दोनों को इक्वेट करते और एक बार हम इन दोनों को इक्वेट करते, फिर जाके हमें दो इक्वेशन मिलती और उन दोनों से हमको P1 और P2 मिल जाता। ठीक है, बट यहां वो करने की जरूरत नहीं है, यहां दोनों आइडेंटिकल हैं, तो इसका निकालो या इसका निकालो एक ही बात है। अब दोनों में से किसी एक का ही डेल्टा एल हमको इक्वेट करना है, या तो इसका या तो इसका, दोनों का मिला के मत कर देना। चलिए अब यहां वैल्यूज रखते हैं। तो यहां देखिए एल जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा, इनिशियल लेंथ तो सबका बराबर था ना, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। अब वैल्यूज रखते हैं, अल्फा डेल्टा टी, तो अल्फा ऑफ स्टील अपने को दिया है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵, डेल्टा टी हो गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, स्टील में फोर्स कितना है, आपको किसी एक स्टील की प्लेट को कंसिडर करना है ना, तो स्टील में फोर्स कितना है, P/2 है। एरिया ऑफ स्टील कितना है, तो एरिया देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा 25/10, 25 इंटू 10, और यंग्स मॉड्यूलस कितना है, तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील दिया है 210 गीगा पास्कल, इक्वल टू अल्फा डेल्टी ऑफ एल्यूमिनियम, तो अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम दिया हुआ है 2.4 इंटू 10⁻⁻⁵, डेल्टा टी 40 माइनस, अब एल्यूमिनियम में फोर्स है P, एल्यूमिनियम का एरिया कितना है 25 इंटू 5, और एल्यूमिनियम के लिए यंग्स मॉड्यूलस है 70 गीगा पास्कल। तो अब इस पूरी इक्वेशन में एक ही अननोन है, दैट इज P, तो यहां से आपको P की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो P की वैल्यू इसको सॉल्व करने पे कितनी आ रही है, मेरे पास इसका कैलकुलेशन ऑलरेडी है, तो लगभग P की वैल्यू आ रही है 3876.92। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां P की वैल्यू आ रही है 3876.97, 3876.97 न्यूटन, 3876.97 न्यूटन, यस। तो अब मेरे पास फोर्स P आ गया है, अब मुझे क्या निकालना है, स्ट्रेस डेवलप्ड इन ईच मटेरियल। तो अब भाई जब मैं स्ट्रेस ऑफ स्टील निकालूंगा तो 3876.97 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये P की वैल्यू आई है ना,
तो भाई स्टील में फोर्स कितना है, P/2, और किसी भी एक स्टील का एरिया रख दो तो 25 इंटू 10, समझ रहे हो यहां, दिस विल बी P/2, क्योंकि किसी भी एक स्टील प्लेट में फोर्स P/2 ही लग रहा है डिवाइडेड बाय उस स्टील प्लेट का एरिया। ओके, तो ये हो जाएगा 3876.9/2 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10, यानी 7.75 मेगा पास्कल, एंड एल्यूमिनियम का हो जाएगा 3876.97, इसका फोर्स इतना है डिवाइडेड बाय एरिया 25 इंटू 5। ये आ रहा है 31.01 मेगा पास्कल, और ये टेंसाइल होगा, ये कंप्रेसिव होगा, है ना। स्टील में टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा और एल्यूमिनियम में कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा। तो 7.75 मेगा पास्कल एंड 31.01 मेगा पास्कल, दीज आर द आंसर्स। ओके, इससे जुड़ा एक सवाल आपको डीपीपी में भी मिलेगा, उसको भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो हमने लगभग हर टाइप का क्वेश्चन जो है वो देख लिया है थर्मल स्ट्रेसेस के ऊपर। कुछ क्वेश्चन आपको डीपीपी में भी मिलेंगे, बहुत जबरदस्त तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर एक्सियली लोडेड मेंबर्स खत्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं टॉर्शन इन सर्कुलर शाफ्ट्स। ओके, तो टॉर्शन इन सर्कुलर शाफ्ट में पहला जो लेक्चर है वो पूरा थ्योरेटिकल होने वाला है, पूरा क्या बोलते हैं उसको, उसमें हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं बेसिकली। ओके, तो हो सके तो पहला चैप्टर जो होगा ना वो भी मैं रिकॉर्डेड ही डाल दूंगा, क्योंकि हमारे 2 लेक्चर जो है वो खराब हुए थे सैटरडे को, ऐप अपडेट हो रहा था, तो इसी की वजह से। आप लोगों ने ऐप अपडेट किया कि नहीं भाई? प्ले स्टोर में जाके ऐप को अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि नए फीचर्स आ चुके हैं उसमें, ठीक है। तो ऐप को अपडेट कर लेना। उस चक्कर में ही 2 क्लासेस अपनी नहीं हुई थी, तो एक तो ये है, और टॉर्शन वाली जो एक क्लास होगी उसमें बेसिकली डेरिवेशन ही है, तो वो भी हो सके तो मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा। ओके, उसके बाद सैटरडे को नया चैप्टर फिर स्टार्ट करेंगे टॉर्शन, जिसमें हम लोग फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।